हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का, जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है बाबू जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आप लोग को एक भी प्रश्न वहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर आप लोग बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में जो बार बार रिपीट होता है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि जो है ना आप लोग का सभी प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। अगर आप लोग जो है ना बाबू इसका अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स एकेडमी, तो वहाँ हमारा चैनल आ जाएगा। आप लोग उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा। चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का। तो आप लोग जो है ना बाबू दोनों में अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए। क्लास खत्म होने के बाद ही इसका जो है ना पीडीएफ टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे दोनों में प्रोवाइड करवा देते हैं। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में साहित्यक, ऑप्शन नंबर बी में है सिक्के, ऑप्शन नंबर सी में अभिलेख, ऑप्शन नंबर डी में भग्नावशेष। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो पुरातत्व के अंतर्गत जो है ना वो साहित्यक नहीं आता। क्या नहीं आता बाबू? पुरातत्व के अंतर्गत जो है ना साहित्यक नहीं आता है। तो पहले पुरातत्व के बारे में समझ लीजिए, थोड़ा सा पुरातत्व के बारे में समझ लीजिए, उसके बाद फिर साहित्य के बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे। पुरातत्व क्या होता है बाबू? पुरातत्व आप लोग समझिएगा। तो पुरातत्व समझिए एक स्रोत होता है। क्या होता है बाबू? पुरातत्व एक स्रोत होता है जो अतीत के लोगों के जीवन के जो बारे में हमको जानकारी मिलता है ना, वो किससे मिलता है? पुरातत्व के ही माध्यम से मिलता है। किससे मिलता है बाबू? पुरातत्व के ही माध्यम से मिलता है। जैसे हो गया अभिलेख हो गया, वहाँ सिक्का हो गया, भग्नावशेष हो गया। जो वहाँ जो पुरातत्व जो होता है ना बाबू, समझिए कि एक जानकारी रखने के लिए एक स्रोत है। जानकारी जो अगर अतीत के लोगों के जीवन के बारे में जानकारी जो मिलने का एक स्रोत है, क्या है? पुरातत्व। जो इसके अंतर्गत अभिलेख भी आ जाएगा, सिक्के भी आ जाएगा, और सारी चीज़ें वो सब भी आ जाएगा। अब साहित्य का क्या मतलब होता है बाबू? साहित्य का मतलब क्या होता है कि साहित्य का मतलब होता है लिखी हुई चीज़। क्या होता है बाबू? साहित्य का मतलब होता है लिखी हुई चीज़। इसलिए जो है ना यह पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता। लेकिन साहित्य की भी एक स्रोत है। जो साहित्य की भी एक स्रोत है। क्या है? जो अतीत के लोगों के जीवन के जानकारी के बारे में हम साहित्य की भी स्रोत देते हैं। वहाँ कुछ लिखे हुए सामान भी मिलते हैं, लेकिन वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप लोग आई होप ये दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यही सब प्रश्न है ना जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आप लोग को बाबू एक भी प्रश्न वहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद रख लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ना, जो पूरे तत्व के अंतर्गत नहीं आता बाबू, वो साहित्यिक नहीं आता। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिए, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग एक है ना वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार 2 बार शेयर कर दिए, ताकि सभी आपका जो भाई मित्र बंधु है सभी इस क्लास का लाभ उठा सके। तो आप लोग बाबू एक बार शेयर कर लीजिए, एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना, ताकि क्लास स्टार्ट होने से पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँच जाइएगा, ताकि आप क्लास में आ सकिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कि दयाराम सोनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ऑप्शन नंबर बी में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी में हड़प्पा, ऑप्शन नंबर सी में कालीबंगा, ऑप्शन नंबर डी में लोथल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, दयाराम सोनी जो था ना वह कहाँ उत्खनन करवाया था? हड़प्पा में करवाया था। कब करवाया था बाबू? 1921 में करवाया था। कब करवाया था बाबू? 1921 ईस्वी में। जो दयाराम सोनी जो था ना बाबू, वह कहाँ उत्खनन करवाया था? हड़प्पा में करवाया था। कब करवाया था? 1921 ईस्वी में करवाया था। अगर किसके सहयोग में करवाया था बाबू? सर जॉन मार्शल के सहयोग में करवाया था। किसके सहयोग में करवाया था बाबू? सर जॉन मार्शल के सहयोग में करवाया था। तो आप लोग जो है सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। अगर ये जो यहाँ दिख रहा है मोहनजोदड़ो, अगर मोहनजोदड़ो की बाबू खोज किसने करवाया था? आर डी बनर्जी ने किया था। किसने किया था बाबू? आर डी बनर्जी। इसी को बोलते हैं रखाल दास बनर्जी। तो आप लोग ये दोनों को अच्छे से याद रख लीजिएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था बाबू? रखाल दास बनर्जी ने किया था। कब किया था बाबू? 1922 में किया था। कब किया था? 1922 में किया था। तो आप लोग जो है दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। किसके सहयोग में किया था? तो सर जॉन मार्शल के सहयोग में किया था। तो आप लोग जो है चारों पर्सन जो था यहाँ से
जो दो दो चार चार गो प्रश्न हो गया, एगो क्वेश्चन से बाबू दो दो चार गो प्रश्न बना देते हैं। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिएगा, ताकि जो है ना सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। आप लोग जो है ना मेरी बातों को अगर अच्छे से सुन जाते हैं ना, तो आप लोग का जो है ना सभी प्रश्न में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग जो है ना मेरी बातों को समझने की कोशिश करिए। अगर एक बार में अगर वीडियो में समझ में नहीं आता तो बाबू दो बार समझिए, दो बार में नहीं आता तीन बार समझिए, लेकिन समझिए आप लोग सभी प्रश्न को बाबू बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। यही सब प्रश्न है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इससे बाहर आप लोग को एक भी प्रश्न वहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिए, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी में कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी में लोथल, ऑप्शन नंबर डी में है रंगपुर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा, वो मोहनजोदड़ो है। कौन सा नगर है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा बाबू? मोहनजोदड़ो है। अगर आपसे पूछ लेगा ना बाबू कि जो मोहनजोदड़ो की खोज किसने करवाया था? आर डी बनर्जी ने करवाया था। कब करवाया था? 1922 में करवाया था। कब करवाया था? 1922 में करवाया था। किसके सहयोग में करवाया था? सर जॉन मार्शल के सहयोग में करवाया था। आप लोग जो है ना बाबू इतना पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। यही सब है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले, इससे बाहर आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए बाबू, लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में सतलज नदी, ऑप्शन नंबर बी में सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर सी में रावी नदी, ऑप्शन नंबर डी में सिंधु नदी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थित? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगर आपसे बाबू अगर हड़प्पा पूछ लेगा ना, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे स्थित है। आप लोग जो ना ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। ये दोनों जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है ना ये दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। हड़प्पा किस नदी के किनारे? और रावी नदी के किनारे। आप लोग जो है ना ये दोनों पॉइंट को बाबू बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये दोनों पॉइंट जो है ना बार बार रिपीट होता है, तो आप लोग जो है ना दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए बाबू, लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए में गुजरात में, ऑप्शन नंबर बी में पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान में, ऑप्शन नंबर डी है पंजाब में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर बाबू कमेंट करते रहिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए वीडियो, आप लोग बाबू एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि सभी आपका जितना भाई बंधु मित्र है सभी क्लास का लाभ उठा सके। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को बाबू बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले, इससे बार आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को बाबू बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या, कलकत्ता में एशियाई सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में कनिंघम ने, ऑप्शन नंबर बी में फलीत ने, ऑप्शन नंबर सी में डीसी सरकार ने, ऑप्शन नंबर डी में विलियम जॉन्स ने। जो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था बाबू? विलियम जॉन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कलकत्ता में जो ऐतिहासिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था बाबू? विलियम जॉन्स ने किया था। कब किया था? 1773 ईस्वी में। कब किया था बाबू? 1773 में जो था ना, विलियम जॉन्स ने कलकत्ता में एशियाई सोसाइटी की स्थापना किया था। किसने किया था बाबू? विलियम जॉन्स ने किया था। कब किया था? 1773 ईस्वी में किया था। तो आप लोग जो है ना बाबू ये दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। ये दोनों पॉइंट जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है ना ये दोनों पॉइंट को बाबू बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप लोग को है ना एक भी प्रश्न वहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को बाबू बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन नंबर बी में सर जॉन मार्शल, ऑप्शन नंबर सी में RIM विलियर, ऑप्शन नंबर डी में डीसी सरकार। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे बाबू? वो
अलेक्जेंडर कनिंघम थे। कौन थे बाबू? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। आप लोग जो है ना ये प्रथम पे ध्यान दीजिएगा, या प्रथम जो है ना इस पे ध्यान दीजिएगा। अगर प्रथम पूछ लेगा ना तो अलेक्जेंडर कनिंघम हो जाएगा। अगर आपसे द्वितीय अगर पूछ लेगा, अगर आपसे दूसरा पूछ लेगा ना तो वहाँ सर जॉन मार्शल हो जाएगा। तो आप लोग जो है ये दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। ये दोनों में से एगो पर्सन बाबू है ना बोर्ड एग्जाम में आता ही है, तो आप लोग दोनों को अच्छे से याद रखिएगा। पूछेगा आपसे क्या कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अगर प्रथम के जगह अगर द्वितीय दे देगा ना बाबू, दूसरा दे देगा, तो कौन हो जाएगा? सर जॉन मार्शल हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना दोनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। यही दोनों पॉइंट अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आप लोग जो है ना बाबू एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कि मृदा शास्त्र किसकी रचना है? जो मृदा शास्त्र है ना वो किसकी रचयिता किया गया है? ऑप्शन नंबर ए में कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी में कल्हण, ऑप्शन नंबर सी में विशाखा दत्त, ऑप्शन नंबर डी में पाणिनि। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मृदा शास्त्र है ना किसकी रचना है? विशाखा दत्त की रचना। किसकी रचना है बाबू? विशाखा दत्त की रचना। मृदा शास्त्र किसकी रचना बाबू? विशाखा दत्त की रचना है। आप लोग जो है ना ये सभी को अच्छे से याद रखिएगा। यहाँ एक कौटिल्य देखना है, कौटिल्य के बारे में पूछ लेगा ना, जो कौटिल्य बाबू क्या लिखा था? वो अर्थशास्त्र लिखा था। क्या लिखा था? अर्थशास्त्र लिखा था। आप लोग इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको चाणक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? चाणक्य भी बोलते हैं। तो आप लोग जो है ना ये दोनों जो महत्वपूर्ण पॉइंट था ये दोनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बोलेगा कि अर्थशास्त्र की रचना किसने किया था? कौटिल्य ने किया था। कौटिल्य ऑप्शन में नहीं रहेगा तो बाबू चाणक्य रहेगा। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा, वहाँ चाणक्य ऑप्शन रहेगा। तो कौटिल्य या चाणक्य रहबे करेगा। अर्थशास्त्र की रचना किसने की है बाबू? कौटिल्य या चाणक्य, दोनों में से एगो ऑप्शन जरूर रहेगा। अगर पूछ लेगा कि मृदा शास्त्र की रचना किसने किया बाबू? विशाखा दत्त ने किया। एगो क्वेश्चन और पूछता है कि इंडिका की रचना किसने किया बाबू? वह मैगनेस्थनीज ने किया। किसने किया? मैगनेस्थनीज ने किया। यह भी पूछ लेता प्रश्न, तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। इंडिका की रचना किसने किया? मैगनेस्थनीज ने किया। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। इससे बाहर आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियां का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में अशोक, ऑप्शन नंबर बी में कनिष्क, ऑप्शन नंबर सी में चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर डी में समुद्रगुप्त। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू प्रयाग प्रशस्ति में किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अशोक का उपलब्धियों का उल्लेख है। जो प्रयाग प्रशस्ति में बाबू किसकी उपलब्धियों का उल्लेख है? अशोक का उपलब्धियों का उल्लेख है। तो आप लोग अच्छे से याद रख लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। इससे बार आप लोग को वहाँ एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को बाबू बहुत अच्छे से याद रखिएगा। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए बाबू, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? अशोक के कलिंग युद्ध का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में प्रथम, ऑप्शन नंबर बी में पंचवें, ऑप्शन नंबर सी में 10वें, ऑप्शन नंबर डी में 13वें। जो अशोक का जो था ना बाबू कलिंग युद्ध किस शिलालेख में मिलता है? 13वां शिलालेख में मिलता है। किस में मिलता है बाबू? 13वां शिलालेख। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी, अशोक का जो है ना कलिंग युद्ध किस शिलालेख में मिलता है? 13वां शिलालेख में मिलता है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद रख लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बाबू बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आप लोग को एक भी प्रश्न वहाँ देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कि प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए में मौर्य काल, ऑप्शन नंबर बी में शुंग काल, ऑप्शन नंबर बी में गुप्त काल, ऑप्शन नंबर सी में शुंग काल, ऑप्शन नंबर डी में कुषाण काल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो प्राचीन भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? वो गुप्त काल को जो है ना बाबू स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। किस काल को? गुप्त काल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए बाबू, लाइक कर दीजिए। आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाले। इससे बार आप लोग कोई प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, जल्दी शेयर कर दीजिए।
आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए कुछ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए में है कालिदास, ऑप्शन नंबर बी में है बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी में अश्वघोष, ऑप्शन नंबर डी में है कौटिल्य। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना, कालिदास की रचना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना बाबू, कालिदास की रचना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को बाबू बहुत अच्छे से याद रख लीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा वहाँ देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या, क्वेश्चन नंबर 13 में है कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था। ऑप्शन नंबर ए में मगध था, ऑप्शन नंबर बी में अवतीर्ण, ऑप्शन नंबर बी में कौशल, ऑप्शन नंबर डी में गंगधार। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था बाबू, मगध था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 का ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। अगर मगध था ना, मगध क्यों था, कारण अगर आपसे पूछेगा ना बाबू, मगध जो जो 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, तो क्यों था मगध, तो आप लोग इसको मेरी बातों को अच्छे से समझिए। जो मगध बाबू इसलिए था कि मगध जो था ना, आप लोग तो मालूम ही है कि मगध कहाँ पड़ता है। मगध जो है ना पटना में पड़ता है। तो गंगा नदी के किनारे जो था ना बाबू, वहाँ जो मगध की जो भूमि थी वो बहुत अत्यधिक उपज भूमि थी। क्या थी बाबू, मगध की जो भूमि थी ना, जो अत्यधिक उपज भूमि थी। पहला कारण तो ये हो गया। और दूसरा कारण क्या हो गया कि वहाँ जो था ना बाबू लोहे का खदान था, हाथियों की उपलब्धता थी। तीन को पॉइंट आप लोग को अच्छे से याद रख लीजिएगा। पहला याद रखिएगा कि मगध क्षेत्र में भूमि की उपलब्धता थी, मतलब अत्यधिक भूमि थी वहाँ। दूसरा याद रखिए कि वहाँ हाथी की उपलब्धता थी। हाथी जो था ना वो सेना के लिए उपयोग होता था। किसके लिए बाबू, कहीं युद्ध हो जाता था उस सेना के लिए उपयोग होता था हाथी। और दूसरा क्या था कि लोहे का खदान था। लोहा किस लिए बनता था, लोहा जो था ना खदान कि वहाँ औजार बनता था। तो आप लोग जो है तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिए। अगर पूछ लेगा ना तो आप लोग ये तीनों पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो महाजनपद की संख्या कितनी है बाबू, 16 महाजनपद है। तो आप लोग जो है ना 16 महाजनपदों को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14, आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। आप लोग जो है ना एक बार लाइक कर दीजिए बाबू, एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए में चोल, ऑप्शन नंबर बी में पलवल, ऑप्शन नंबर बी में चालुक्य, ऑप्शन नंबर डी में राष्ट्रकूट। जो एलोरा में जो है ना बाबू कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने किया था, राष्ट्रकूट ने किया था। किसने किया था बाबू, राष्ट्रकूट ने किया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण जो है ना बाबू किस राजवंश ने करवाया था, राष्ट्रकूट ने करवाया था। किसने करवाया था, राष्ट्रकूट ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिए। सभी प्रश्न के आंसर जो है ना कमेंट करते रहिए, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में कितने दिनों तक चला था। ऑप्शन नंबर ए में 10 दिन, ऑप्शन नंबर बी में 12 दिन, ऑप्शन नंबर सी में है 18 दिन, ऑप्शन नंबर डी में 20 दिन। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो महाभारत का युद्ध था जनो कुरुक्षेत्र के मैदान में कितना दिन तक चला था बाबू, 18 दिन तक चला था। किसके किसके बीच चला था, पांडव और कौरव के बीच चला था बाबू। किसके किसके बीच चला था, पांडव और कौरव के बीच चला था। जिसमें पांडव की संख्या थी बाबू 5 और कौरव की संख्या कितनी थी, 100 थी। कौरव की संख्या 100 थी और पांडव की संख्या कितनी थी, 5। ये 5 पांडव जो है 100 कौरव को हरा देता है। तो आप लोग यहाँ से समझिए महाभारत का युद्ध किसने जीता था, पांडव ने जीता था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। जो बाबू महाभारत का युद्ध किसने जीता था, पांडव ने जीता था। यह युद्ध कितने दिनों तक चला था, 18 दिन तक चला था। तो आप लोग जो है ना ये सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। जितना पॉइंट बता रहे हैं ना बाबू, आप लोग अगर सही से याद कर लेते हैं तो आप लोग को जो है ना कभी यह सभी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को बाबू बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। आप एक बार लाइक कर दीजिए बाबू, आप लोग एक बार लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक नहीं करते, एक बार लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि महाभारत की रचना किस भाषा में की
हुई थी? ऑप्शन नंबर ए में पाली, ऑप्शन नंबर बी में प्राकृत, ऑप्शन नंबर सी में हिंदी, ऑप्शन नंबर डी में संस्कृत। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। महाभारत की रचना बाबू किस भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में हुई थी। तो आप लोग जो है ना ये सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। यही सब पॉइंट है ना बाबू, अति महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का जो है ना आंसर कमेंट करते रहिए, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या, वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना किया था? ऑप्शन नंबर ए में महाभारत, ऑप्शन नंबर बी में रामायण, ऑप्शन नंबर बी में सी में ए बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में ए बी इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वेद व्यास ने किस महाकाव्य की रचना की थी? महाभारत की रचना की थी। किसकी रचना की थी बाबू? महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास ने किसकी रचना की थी बाबू? महाभारत की रचना की थी। आप लोग यहाँ से समझिए कि महाभारत का जो रचना था ना बाबू, 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक चला था। आप समझ लीजिए महाभारत की रचना कितना दिन हुआ। आप लोग यहीं से समझ लीजिए 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक चला था। आप समझ लीजिए कि महाभारत का रचना इतना दिन चला। क्या यह पॉसिबल हो सकता है कि मतलब एक ही लेखक का इतना दिन कार्य हो? आप लोग थोड़ा खुद समझ के देखिए कि 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक जो था ना महाभारत की रचना हुआ था। तो आप लोग ये समझिए कि महाभारत का जो लेखक एक ही हो सकता है। महाभारत का जो था ना बाबू अनेक लेखक है। कितना लेखक है? अनेक लेखक है। आप लोग जो है ना दूगो को याद रखिएगा। पहला जो था ना वह भात शास्त्री था। कौन था बाबू? पहला लेखक का क्या नाम था बाबू? भात शास्त्री। क्या नाम था? सारथी, भात सारथी। और दूसरा जो था ना बाबू वो वेद व्यास था। आप लोग ये दोनों को नाम याद रखिएगा। पहला जो भात सारथी था और दूसरा कौन था बाबू? वेद व्यास। आप लोग जो है ना दोनों को नाम अच्छे से याद रखिएगा। अगर अगर ऑप्शन में रहेगा ये दोनों, जब भात शास्त्री नहीं रहेगा चाहे वेद व्यास नहीं रहेगा ना बाबू, तो उसमें फिर अनेक रहेगा। तो आप लोग अनेक में टिक करिएगा। महाभारत की रचना जो था ना बाबू वह मतलब 500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईस्वी तक चला था। आप समझ लीजिए यहाँ, आप लोग यहीं से समझ लीजिए कि इतना दिन मतलब किसी एक लेखक का कार्य हो सकता है। आप लोग खुद समझिए। तो एक लेखक का इतना बड़ा कार्य हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है बाबू। तो महाभारत की जो रचना जो था ना वो अनेक ने किया था। किसने किया था बाबू? अनेक राइटर ने किया था। जो आप लोग जो है ना शुरू का और लास्ट का याद रखिए। जो शुरू का था भात शास्त्री, लास्ट का कौन था बाबू? वेद व्यास। आप लोग दोनों को अच्छे से याद रख लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि वेदों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन नंबर ए में 3, ऑप्शन नंबर बी में 4, ऑप्शन नंबर सी में 5, ऑप्शन नंबर डी में 6। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। वेदों की संख्या कितनी थी? 4 वेद थी। कौन कौन वेद थी? आप लोग जो है ना ये सभी को अच्छे से याद रख लीजिएगा। जो पहला जो है ना बाबू ऋग्वेद हो जाएगा, दूसरा जो है ना बाबू सामवेद हो जाएगा, तीसरा जो है ना यजुर्वेद हो जाएगा, चौथा जो है ना बाबू अथर्ववेद हो जाएगा। आप लोग जो है ना ये चारों वेद का जो नाम बाबू बहुत अच्छे से याद रखिएगा। यही सब प्रश्न है ना बहुत एग्जाम में पूछे जाने वाले। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिए, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? ऑप्शन नंबर ए में अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी में बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर सी में बाबर, ऑप्शन नंबर डी में इब्राहिम लोदी। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय को बाबू किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। कब किया था बाबू? 1199 ईस्वी में जो था ना वह नालंदा विश्वविद्यालय में जो आग लगा दिया था। किसने लगा दिया था बाबू? बख्तियार खिलजी ने लगा दिया था। यह माना जाता है कि बाबू जो था ना नालंदा विश्वविद्यालय में जो पुस्तक बहुत थी, जो विश्वविद्यालय बाबू तो वहाँ पुस्तक तो रहबे करेगा। यह मतलब जो पुस्तक में जो आग लगा था वह माना जाता लगभग 3 मंथ जो था ना बाबू, जो 3 मंथ तक आप समझिए कि वहाँ लगभग पुस्तक में आग लगी रही, यह माना जाता है। अब जो रियलिटी क्या है कि 1199 ईस्वी की बात है। तो वहाँ माना जाता है कि जो है ना कि वहाँ जो पुस्तक में आग लगा था लगभग 3 मंथ तक वहाँ लगभग आग लगा ही रहा पुस्तक में, यह माना जाता है। अब रियलिटी क्या है ये तो पता नहीं है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। तो यही है जो है ना अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था बाबू? बख्तियार खिलजी ने किया था। कब किया था? 1199 में। तो आप लोग जो है ना आप सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिए, ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 ही है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट कर दीजिएगा। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर बाबू आप लोग को वहाँ एक भी प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या, सांची का मध्य प्रदेश किस जिले में स्थित है। जो सांची जो है ना बाबू मध्य प्रदेश जो है ना, सांची के जो मध्य प्रदेश है वो किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में विदिशा, ऑप्शन नंबर बी में रायसेन, ऑप्शन नंबर सी में सागर, ऑप्शन नंबर डी में भोपाल। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो सांची जो है ना किस जिले में स्थित है बाबू, मध्य प्रदेश के जो सांची है जो किस जिले में स्थित है, रायसेन जिले में। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए आप लोग जो है ना सभी प्रश्न के आंसर कमेंट कर दीजिए बाबू। यही सब प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को आंसर कमेंट करते रहिए। सभी प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट करिएगा ना बाबू, दोस्तों आप लोग को सभी प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो आज का जो हमारा जो था ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो था 20 प्रश्न था। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो अगर आप लोग इसका अगर PDF अगर लेना चाहते हैं ना तो टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा बाबू एजेंट आर्ट्स अकेडमी, तो हमारा चैनल आ जाएगा। तो आप लोग जो है ना उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा। टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स अकेडमी, तो हमारा वहाँ चैनल आ जाएगा। वहाँ आप लोग उसमें ज्वाइनिंग अवश्य हो जाइएगा ताकि इस क्लास खत्म होते ही है ना इसका जो PDF प्रोवाइड करवा देते हैं हम टेलीग्राम पे। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए ही। क्लास खत्म होते ही जस्ट इसका जो है ना बाबू PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।